अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मेन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि MPT जो है ना, इसमें जब आप अपीयर होते हैं तो ये आपका चांस जो है काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, यानी जिस तरह CSS जो है इसकी 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, यानी 3 चांस होते हैं, तो MPT जो है अगर आप उसमें अपीयर हो गए तो वो आपका चांस काउंट नहीं होगा। आपका चांस जो है वो सिर्फ तब काउंट होगा जब आप फाइनल रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। ठीक है, इसके अलावा जी MPT जो है इसमें 200 मार्क्स होते हैं और हर क्वेश्चन जो है उसका 1 नंबर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी 200 MCQs होंगे, 200 नंबर के ही होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। जिस तरह PPSC में होता है वैसी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। टाइम ड्यूरेशन जो है इसका 200 मिनट्स होता है और इसमें आपको 66 मार्क्स जो हैं वो चाहिए होते हैं 200 में से पास होने के लिए। यानी रिटन टेस्ट के लिए अगर आपने क्वालिफाई करना है तो उसके लिए 66 मार्क्स होने चाहिए और ये 66 मार्क्स जो हैं ये 33% बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस दिन आपका MPT टेस्ट होता है उसी दिन शाम को आंसर की जो है वो अपलोड कर दी जाती है। आप खुद से अपने MCQs चेक कर सकते हैं, उसी दिन ही आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है, यानी आप खुद से जो चेक करते हैं। तो इसमें असल में डबल शीट होती है। एक शीट जो है वो तो हमने सबमिट करवा देनी होती है और दूसरी जो कार्बन कॉपी होती है वो अलाउ किया जाता है कि आप अपने साथ ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जी अभी 2025 के लिए होने वाला है जी MPT, जो कि 17 नवंबर को है। तो इसके लिए हम सिलेबस पहले देख लेते हैं। तो 200 जो हैं वो टोटल मार्क्स हैं, जिसमें से 20 मार्क्स जो हैं वो होगा आपका उर्दू ग्रामर जो है उसका पोर्शन होगा। 20 मार्क्स जो हैं वो इस्लामियात के होंगे। उर्दू ग्रामर जो है उसमें ग्रामर यूजेज होगी, ट्रांसलेशन वगैरह होती है। ठीक है, और इस्लामियात जो है इसमें बेसिक इस्लामियात के MCQs पूछे जाते हैं, जिसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सहाबा इकराम के बारे में। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो सारे इसमें पूछे जाते हैं। 20 नंबर की इस्लामियात जो होती हैं। फिर इंग्लिश जो है इसकी बात करें तो इंग्लिश का पोर्शन जो है वो देखें 50 MCQs जो है इसमें इंग्लिश के आएंगे। उसमें वोकैबुलरी है, ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ग्रामर यूजेज है, कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, प्रेपोजिशंस आती हैं, इसके अलावा ग्रामर यूजेस के अंदर ही वो आ जाते हैं सारे। और फिर जनरल एबिलिटीज़, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं इसमें वो मैथ्स के हैं, 60 मार्क्स। मैथ्स जो है इसमें बेसिक अरिथमेटिक आएगा, ठीक है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड है, एवरेज है, फिर अलजबरा आ जाता है, ज्योमेट्री है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जिसमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा इसमें मैथ में रेशो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन होते हैं। यूनिट मेथड जो है, यूनिट मेथड, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये मिला के 60 मार्क्स जो है बनते हैं जनरल एबिलिटीज़ के। इसके अलावा एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर, इन तीनों सब्जेक्ट्स के 50 MCQs आने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं MPT के लिए तो हमारा चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा चैनल विज़िट करें तो वहाँ पे आपको एवरीडे साइंस के सारे इम्पोर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। अगर आप वो देख लेते हैं तो वो मोर देन इनफ होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें हर वीडियो में बहुत सारे MCQs को हर एंगल से कवर करवाया है मैंने, हर डायरेक्शन से कवर करवाया है। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर के MCQs भी आपको मिल जाएंगे और इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी काफ़ी एरियाज़ कवर करवाए गए। उर्दू जो है इसके तो आपको तकरीबन 500 प्लस MCQs हमारे ही चैनल पे मिलेंगे। तो आज की वीडियो जो है इसको आप देखें और साथ साथ अपने नोट्स वगैरह बना लें, ताकि अगर आपका मैथ ही अच्छे नंबर जो है मैथ से ही अगर आप 50 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लें तो बाकी जो है उसमें से तो आपके मार्क्स बन सकते हैं। आप आसानी के साथ बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन चाहिए आपको इसमें सिर्फ 66 मार्क्स ही। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फार्मूलाज का पता होना चाहिए। फार्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट और गेन जो है उसका फॉर्मूला है सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा या गेन मिल जाएगा।
और लॉस अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस जो है वो माइनस करेंगे, हमें लॉस मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये हमने तब अप्लाई करना है जब हमसे सिंपल पूछा गया हो कि फ़लाँ चीज़ जो है वो इतने में ख़रीदी थी, इतने में उसको सेल किया गया, तो हमें प्रॉफिट या लॉस बताएं। ठीक है, ये हम तब यूज़ करेंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि आपने हमें बताना है कि प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट हुआ है या लॉस कितने परसेंट हुआ है, तब हम ये वाले फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए है सेल वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट वैल्यू में से सेल वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइड में कॉस्ट आएगी और मल्टीप्लाई 100। यानी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है। प्रॉफिट में क्या करेंगे, सेल में से कॉस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे और लॉस परसेंट में कॉस्ट वैल्यू में से सेल वैल्यू माइनस कर देंगे। ओवर में हमेशा कॉस्ट ही आएगी। तो ये फार्मूलाज आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है, अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये कहा जाता है कि एक बुक जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस जो है यानी वो 400 है, यानी 400 रुपये में वो ख़रीदी गई। ठीक है, और उस बुक को सेल किया गया है 450 में। तो आप हमें बताएं कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब सिंपल उन्होंने पूछा है प्रॉफिट का, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए देखें सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे, तो 450 माइनस 400, ये हमारे पास आ गया 50। तो 50 रुपये जो है वो उससे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये सिंपल था। अब यही अगर हमें वो कह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दर्जन जो पेंसिल्स हैं, ठीक है, या एक पेंसिल आप कह लें, वो 30 रुपये में ख़रीदी गई है। ठीक है, यानी एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 30 रुपये और उसको सेल किया गया है 36 रुपये में। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि इसमें जो है ना वो कितना प्रॉफिट है, कितने परसेंट प्रॉफिट है या कितने परसेंट गेन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, ये देखिए मैं फार्मूला नहीं लिख रही, सिंपल वैल्यू पुट करने लगी हूँ। सेल वैल्यू है 36 माइनस कॉस्ट वैल्यू 30 डिवाइड बाय फिर से कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए ये ज़ीरो से कैंसिल, 36 में से 30 तो बाकी बचा 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से 20, तो हुआ है वो हुआ है 20% का। ठीक है, तो इस तरह से जब प्रॉफिट में पूछा जाए तब प्रॉफिट या लॉस जब परसेंटेज में पूछा जाए तब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर राइजेज़ फ्राम 5 सेंट टू 15 सेंट, व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज़ इन प्राइस। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज़ का वर्ड उन्होंने खुद लिख दिया। यहाँ पे वैल्यू को भी अगर हम देखें, द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर राइज फ्रॉम 5 सेंट टू 15 सेंट, यानी कि जो ओल्ड प्राइस थी वो थी 5 और जो अब न्यू प्राइस है वो है 15। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट जो है वो कितना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अब यहाँ से हमें वैसे ही पता चल रहा है, इंक्रीज़ ना भी लिखा हो तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि पहले 5 थी फिर 15 हुई, तो मतलब यहाँ पे कुछ गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो वो फार्मूला मैं सिंपल लिख देती हूँ, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखें ये सेल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू, इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है कि जो कॉस्ट वैल्यू है इसको हम कहते हैं ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओल्ड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, और जो सेल है इसको हम न्यू प्राइस भी कहते हैं, इसको हम गेन प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। अब मैं इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के मुताबिक लिखती हूँ, आपने गौर से देखना है प्रॉफिट। ठीक है, अब देखें प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओल्ड जो थी 5 थी, न्यू जो है वो 15 है। तो न्यू जो है इसका मतलब सेल वैल्यू की जगह पे ये प्राइस आएगी 15 माइनस 5
डिवाइड बाय 5, हमेशा ओल्ड, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ये 0। यहाँ पे देखें 15 में से 5 बाकी 10, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें इस 20 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200%। ठीक है, तो 200% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में। यहाँ पे आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमें यहाँ पे इंक्रीज़ ना भी दिया हो तो आपने यहाँ से वैल्यूज़ देख के हिसाब लगा लेना है कि ओल्ड वैल्यू जो है वो न्यू वैल्यू की निस्बत कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। हम नेक्स्ट कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखें 1 डज़न एग्स वर बॉट फ्रॉम 30, यानी 1 दर्जन अंडे जो हैं 1 डज़न एग जो है वो 30 रुपये में ख़रीदे गए। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है अंडों की कॉस्ट प्राइस वो है 30 रुपये। फिर उनको सेल कर दिया गया 3 RS पर एग। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने 3 नहीं लिखनी सेल वैल्यू, 3 पर एग का मतलब है 1 दर्जन जो होती है उसमें 12 अंडे होते हैं। तो अब देखिए वो पर एग कह रहे हैं कि एक अंडा 30 रुपये का बेचा, तो हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अगर एक अंडा 3 रुपये का बेचा है, सेल किया है, तो फिर 12 अंडे कितने में सेल हुए, तो ये देखें 36। तो इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस थी 1 डज़न एग की वो थी 30 और जो सेल प्राइस है 1 डज़न एग की वो है 36। तो हम अब देखें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा द प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें खुद पता चलाना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप खुद से देखें 30 रुपये में ख़रीदे थे, 36 रुपये में बेच दिए, तो मतलब प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी है 36 माइनस कॉस्ट वैल्यू कितनी है 30 डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू 30 मल्टीप्लाई 100, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, 36 में से हम 30 निकालेंगे तो ये बचेगा 6, 6 बाय 3 मल्टीप्लाई 10, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 20%। ठीक है, तो 20% जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, पहले उन्होंने कहा कि 1 डज़न एग जो है यानी जो 12 अंडे हैं वो ख़रीदे हैं 30 रुपये में। फिर वो कह रहे हैं सोल्ड एट द रेट ऑफ 3 पर एग, यानी हर अंडा जो है उसे 30 रुपये का बेचा, तो मतलब 12 अंडे कितने में बेचेंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर हम 3 से, तो हमें 1 दर्जन अंडों की जो सेल प्राइस है वो मिल जाएगी। तो ये हमारे पास सेल प्राइस होगी, इसको आपने लगा के कैलकुलेट करना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको अगेन करवा दूँगी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है What is the original price of radio that sold for $70 during 20% off sale? अब इसमें देखें उन्होंने हमें कोई भी इशारा नहीं दिया कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, आपने यहाँ से हिसाब लगाना है। अगर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑफ सेल लिखा है तो इसका मतलब होगा यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, अगर ऑन सेल लिखा है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और अगर गेन लिखा है तो उसका मतलब भी होगा प्रॉफिट। तो अब इसमें देखें कि ऑफ सेल जो है वो लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो लॉस हुआ है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है फाइंड आउट करनी है एक रेडियो की जिसको $70 में सेल किया गया है। तो ओरिजिनल प्राइस मतलब हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं और जो है सेल प्राइस वो है उसकी $70। तो हुआ क्या है जी, लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं। लॉस परसेंटेज इज़ इक्वल टू, लॉस में से हमने क्या करना होता है, कॉस्ट वैल्यू जो होती है कॉस्ट वैल्यू उसमें से सेल वैल्यू को माइनस करना होता है और नीचे हमेशा कॉस्ट वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई 100। अब देखें यहाँ पे जो है 100 वो हमने नहीं लगाना। ठीक है, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें परसेंटेज खुद से उन्होंने दे दी है। अगर ना दी होती तो फिर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना था कि हमें आंसर जो है वो परसेंटेज में मिले।
ये मैंने बिल्कुल जो पहला है ना लेक्चर परसेंटेज का, उसमें करवाया था कि जब हमने किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तब हम वैल्यूज़ जो होती हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज जो है वो हमें खुद से दे दी है कि 20% ऑफ सेल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए हमने वैल्यू किस तरह से पुट करनी है। लॉस जो है वो कितने परसेंट हुआ, 20%, तो मतलब 20/100 इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमने लेट की थी x है, माइनस सेल जो है वो कितनी है 70, डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू जो कि हमने लेट की थी x। 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये आ गया हमारे पास 1/5 इज़ इक्वल टू x माइनस 70 ओवर x। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 70 से, तो x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 350। 70 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 350 आएगा, ठीक है। अब देखें 5x माइनस x इज़ इक्वल टू 350, तो 5x में से एक x का माइनस, तो बाकी बचा 4x इज़ इक्वल टू 350। अब हमें x जो है ये कॉस्ट वैल्यू ना, तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे जब हम 350 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $87.50। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, नो टेंशन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, एन आर्टिकल सोल्ड एट लॉस 15% फॉर RS 476, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी एक आर्टिकल है उसको सेल किया गया है, 15 जो % है वो उसमें लॉस हुआ है, यानी 476 जो है 476 रुपये में इसको सेल किया, तो उसमें जो लॉस हुआ है ना वो 15% हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है इसको लेट कर लेते हैं x, ठीक है, और सेल प्राइस जो है वो है 476। खुद ही उन्होंने बता दिया लॉस है, तो इसका मतलब लॉस परसेंटेज का हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है कॉस्ट वैल्यू माइनस सेल वैल्यू ओवर कॉस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हम 100 नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज हमें खुद से दे दी है, हमने परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, सिंपल आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। लॉस की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 100, कॉस्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है जो हमने लेट की x, सेल वैल्यू जो है वो है 476 डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू फिर से x। अब यहाँ पे देखें हम इसको कट कर लेते हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, ये आया 20 हमारे पास, तो ये हमारे पास आया 3/20 इज़ इक्वल टू x माइनस 476 ओवर x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा 3x, ठीक है, इज़ इक्वल टू 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 476 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा जी 20x माइनस, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9520। अब देखिए हमने क्या करना है, 20x माइनस 3x इज़ इक्वल टू 9520, तो 20 में से 3 बाकी आ गया, 17x इज़ इक्वल टू 9520, ठीक है। 17 पे डिवाइड कर दें क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जब आप 17 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 560, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है लॉस परसेंटेज वो फाइंड आउट कर ली है, सॉरी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की है हमने इस तरह से। अगर हमें वो कहते हैं कि आर्टिकल जो है वो सेल किया है तो यहाँ पे हमें 15% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, तो फिर हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। ना समझ आए तो कमेंट। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज ऑफ 12%
Salary of Ali became Rs 13,440. What was his salary before increase? यानी अली की जो सैलरी है उसमें 12% इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ होने के बाद उसकी सैलरी 13,440 रुपये हो गई है। तो इंक्रीज़ होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी? ठीक है, तो इंक्रीज़ मतलब क्या हुआ जी, उसे प्रॉफिट हुआ। हमने क्या करना है जी, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें ना तो कोई चीज़ सेल की है तो और ना ही कोई ख़रीदी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे सेल कॉस्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे ओरिजिनल जो है एक्स। आप इसको कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं फॉर्मूला को याद रखने के लिए। और न्यू जो है वो कितनी है, 13,440, इसको आप कह सकते हैं सेल। ये मैं ना कॉस्ट सेल सिर्फ इस वजह से लिख रही हूँ ताकि आपको फार्मूला जो है वो बनाना आ जाए, आप मिस्टेक ना करें। तो इंक्रीज़ हुआ है 12%, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, तो प्रॉफिट में हमने क्या करना होता था, सेल में से कॉस्ट माइनस करते थे, तो मतलब हम न्यू में से ओरिजिनल माइनस करेंगे। न्यू है 13,440 माइनस ओरिजिनल हमें पता नहीं है यानी कॉस्ट, तो इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, एक्स डिवाइड बाय एक्स। यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई 100 से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने परसेंटेज हमें खुद से दे दी है, इस वजह से हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल वैल्यू चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे हम लिखेंगे 12%, मतलब कि 12 डिवाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू 13,440 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। 2 6 आर 12, 2 5 आर 10, 0, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। तो ये हमारे पास आया 3/25 इज़ इक्वल टू 13,440 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 25 को 13,440 माइनस एक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा हमारे पास 3x इज़ इक्वल टू 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13,440 से, तो हमारे पास आएगा 336,000, ठीक है, माइनस 25x। अब देखें एक्स वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेते हैं। 3x ये इस साइड पे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 25x इज़ इक्वल टू 33,600, तो ये बना 28x इज़ इक्वल टू 33,600। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे 28 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इस वैल्यू को 28 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12,000, ठीक है। मतलब कि 12% इंक्रीज़ होने से पहले जो अली की सैलरी थी वो थी 12,000। अब इन क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ कैसे करने हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। पहले क्वेश्चंस में मैंने ट्रिक इस वजह से नहीं बताई क्योंकि तब तक आपको कॉन्सेप्ट जो थे वो सारे मिक्स हो जाने। तब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं सेम मेथड के, 5वां भी सेम था, तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपने प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमारे पास न्यू वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस इंक्रीज़ परसेंटेज, ठीक है। न्यू वैल्यू की जगह पे क्या आएगा 3,440 डिवाइड बाय 1 प्लस, ये 1 फार्मूले वाला है। इंक्रीज़ परसेंटेज कितना हुआ है 12%, ठीक है। 12% मतलब 12/100, ये हमारा फार्मूला है न्यू वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस इंक्रीज़ परसेंटेज। अब इसमें देखें 3,440 डिवाइड बाय, अब क्योंकि अब जब 12 को 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा, और वो थोड़ा सा आपको क्या होगा कि डिफ़िकल्ट होगा इस वैल्यू को पॉइंट वाली वैल्यू से डिवाइड करने में। तो आप यहाँ पे अपने आप को कह सकते हैं डिज़ास्टर से बचाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, तो आप सिंपल इसका ना एलसीएम ले लें, ठीक है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 1, तो एलसीएम क्या आएगा 100, तो 100 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा। तो उस 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया 100 प्लस, तो 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आया 12, ठीक है। तो ये आया जी हमारे पास 13,440 डिवाइड बाय, ये आ गया 112। अब देखिए 100 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब जब आप 13,440 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,440
4000 आ जाएगा साथ में, डिवाइड बाय 112। वैल्यू को जब आप 112 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा 12,000। ठीक है। अगर पेपर में आपको फॉर्मूला ये समझ नहीं आ रहा कि इंक्रीज़ वैल्यू जो है या ओरिजिनल वैल्यू कौन सी रखनी है और न्यू वैल्यू कौन सी रखनी है, आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप जो है इस ट्रिक वाले फॉर्मूले को लेके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है। न्यू वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो अभी जो मैंने फार्मूला बताया था वो इंक्रीज़ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट है आ कार बॉट फॉर 3,80,000 4 ईयर्स अगो, यानी एक कार जो है वो 3,80,000 की ख़रीदी गई थी 4 साल पहले। तो इस दौरान क्या हुआ कि उसकी प्राइस जो है वो 12% डिक्रीज़ हो गई है। तो हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू बतानी है कि अभी कितनी है। तो आप इसमें देखें कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो थी 3,80,000 और जो सेल प्राइस है यानी आप कह सकते हैं कि अभी जो उसकी वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी न्यू वैल्यू। और इसमें हुआ क्या है, डिक्रीज़ हुआ है, यानी लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 12% का। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे लॉस परसेंटेज का, जो इज़ इक्वल टू होगा लॉस परसेंटेज। इसमें हम हमेशा से लिखते हैं कॉस्ट वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू। 100 नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज गिवन है। ठीक है। अब ये कॉस्ट और सेल वैल्यू मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि आपको फार्मूला मैंने इसी तरह से करवाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है। वैसे ये होगा कि ओल्ड वैल्यू और ये सेल वैल्यू जो है वो क्या होगी, अभी जो इसकी न्यू वैल्यू होगी। ठीक है। परसेंटेज लॉस कितना हुआ है, 12%। अभी इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 3,80,000 माइनस ये हम एक्स कर लेते हैं लेट, यानी न्यू वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 3,80,000। अब यहाँ पे 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 0 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास आ गया 3/25 इज़ इक्वल टू 3,80,000 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3,80,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3,80,000 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1140। ठीक है। इज़ इक्वल टू 25 जो है इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और साथ क्या आएगा, -25x। अब आपने क्या करना है कि ये दो वैल्यूज़ जो है इनको माइनस कर देना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 95, इसमें से आपने माइनस किया इस वैल्यू को। ठीक है। तो आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी जी, आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 836,000 एंड 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास था 25x। ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम दोनों साइडों को क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ से कैंसिल, और इसको जब हम 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 334,400, जो कि हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखें इशू ये आ जाता है सम टाइम के एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होता। तो इतनी जो लेंथी हमारे पास रकम दी जाती है, वैल्यू दी जाती है, उसको हम शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करके किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मेथड हम देख लेते हैं। इसके लिए भी ट्रिक है कि किसी चीज़ की जो अभी वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, देखें कोई भी चीज़ होता है उसका हम 100% लेते हैं। ठीक है। तो 100% हमने लिया, तो ये जी 100% वैल्यू थी, इसका कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ, 12%। 100 में से 12 गया, बाकी हमारे पास बचा 88%। ठीक है। यानी ये डिक्रीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 88% जो है इस वैल्यू का फाइंड आउट कर लेंगे। 88% का मतलब होता है जी 88/100, तो 3 8। ठीक है। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 00 से कैंसिल, तो हमने 3,800 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू यही आएगी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप जो है इसका चेक करेंगे ना 12% तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ ना आए तो आप कमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन ये आपने लाजमी करने हैं, इनमें से हर दफ़ा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज़ फ्रॉम 18,000 बाय 10%, व्हाट इज़ हिज सैलरी नाउ। अब ये फिर देखें, यही क्वेश्चन आ गया हमारे पास जो हमने अभी सॉल्व किया। ये हम वो फार्मूला जो हमने लगाया था ना, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। हम यहाँ इसको सिंपल ट्रिक से देख लेते हैं। देखें, वो कह रहे हैं सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज़ फ्रॉम 18,000 बाय 10%, व्हाट इज़ हिज सैलरी नाउ। ठीक है, अब देखें कि इंक्रीज़ होने के बाद उसकी सैलरी जो है ना वो 18,000 हुई है। इंक्रीज़ कितना हुआ है 10%। तो अगर हम 18,000 जो है इसका 10% चेक करें, ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, तो ये आता है हमारे पास 1800। मतलब कि 18,000 जो है इसमें 1800 जो है वो इसका 10% बनता है। ठीक है, तो ये जो है 1800 सैलरी इसकी इंक्रीज़ हुई है, यानी 18,000 जो है इसमें हमें क्या करना होगा, यानी जो उसकी वैल्यू पहले थी इंक्रीज़ होने से वो थी 18,000, तो उसमें 1800 जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 19,800। मैं अगेन बता देती हूँ, वो कह रहे हैं कि एक जो एम्प्लॉय था उसकी सैलरी थी 18,000। ठीक है, तो उसमें इंक्रीज़ हो गया है 10%। तो हमें आपने बताना है कि अभी उसकी सैलरी जो है वो कितनी है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि 18,000 का 10% कितना बनता है। तो ये हमने लिखा 18,000 10%, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, तो 18,000 का 10% जो है वो बनता है 1800। मतलब कि 1800 रुपये सैलरी जो है वो उसकी ज़्यादा हुई है। तो ओल्ड सैलरी में हम क्या करेंगे, न्यू सैलरी जो कि ज़्यादा हुई है उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8। ये थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है। ए सोल्ड अ पेन फॉर 180, यानी ए जो है उसने एक पेन बेचा है 180 रुपये में। दिस इज़ फॉर 60 Rs लेस देन व्हाट ए पेड फॉर। 180 में उसने बेचा है और ये वो वैल्यू है जो पूरे 60 रुपये कम है उस वैल्यू से जो ए ने खुद से जो है वो पे की थी जब उसने पेन ख़रीदा था। तो ए को कितना लॉस हुआ। अब हमें यहाँ पे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि ए ने पेन कितने में ख़रीदा था। 180 का उसने सेल किया, तो वो कह रहे हैं कि उसने 60 रुपये कम में सेल किया है। तो इसका मतलब कि ए जो है उसने 60 रुपये में कम में सेल किया, तो उसने कितने का ख़रीदा था, 240 का। ठीक है, अगेन सुनिएगा पॉइंट। उन्होंने कहा ए सोल्ड अ पेन फॉर 180, ए जो है उसने 180 रुपये में पेन जो है वो सेल किया है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है 180 वो पूरे 60 रुपये कम है उस वैल्यू से जो ए ने पे की थी उस पेन को ख़रीदने के लिए। तो इसका मतलब कि ए जो है उसने 180 रुपये का सेल किया, उसमें हम 60 प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ए ने पेन कितने में ख़रीदा था, 240 में। तो वो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि उसको कितने परसेंटेज जो है वो लॉस हुआ है। तो इसमें हम कर लेते हैं जी, सेल प्राइस जो है वो कितनी है उसकी 180, कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी 240। ठीक है, जो भी हमने फाइंड आउट की थी ये वाली 240। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम लॉस परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉस परसेंटेज जो है इसमें हम क्या करते थे, कॉस्ट माइनस सेल डिवाइड बाय कॉस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब इसमें देखिए हम 100 से इस वजह से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि परसेंटेज लॉस आपने बताना है। परसेंटेज गिवन नहीं है बल्कि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो जब भी हमें परसेंटेज खुद से कैलकुलेट करनी होती है तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लॉस परसेंटेज, कॉस्ट वैल्यू कितनी थी उसकी, यानी जितने में ख़रीदा 240 माइनस सेल वैल्यू कितनी थी 180 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, 240 में से 180 जो है अगर हम माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास 60। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई 10।
अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये 0। फिर यहाँ पे 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास आया 15/6 ओवर मल्टीप्लाई 10। तो 15/6 मल्टीप्लाई 10, तो 15 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 150, और 150 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, यहाँ पे कैरी 3, तो 6 5s are 30। तो आंसर आया हमारे पास 25% जो है वो उसको लॉस हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें हमें पहले खुद से फाइंड करना पड़ेगा कि उसने पेन कितने में ख़रीदा था। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1/5, 1/9, 1/13, 1/17। तो इसमें हमने बताना है कि नेक्स्ट पे क्या आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं 1/5, 1/9, 1/13, 1/17। ठीक है, अब जिस तरह आपको पता है कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं उसमें माइनस प्लस हमने देखना होता है, मल्टीप्लिकेशन देखना होता है, डिवीजन फैक्टर, कोई भी फैक्टर यूज़ करके नंबर सीरीज़ बनाई गई होती है। सेम इसी तरह ये भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि इस यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो डिवीजन में दे दी गई हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप ऐसा करें कि ये ऊपर वाला जो 1 1 दिया हुआ है ना इसको भूल जाएं, आप ये याद रखें 5 9 13 और 17। अब यहाँ पे देखें 5 में अगर हम +4 करें तो क्या बन जाता है 9। इसी तरह 9 में जब हम +4 करें तो बन जाता है 13। ठीक है, 13 में जब हम +4 करते हैं तो बनता है 17। तो इसका मतलब कि ये नंबर सीरीज़ जो है ये इस सीक्वेंस से चल रही है कि हमने सब में +4 करते जाना है। तो 17 में जब हम +4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/21। ठीक है, 1 हम लगाएंगे क्योंकि हमें वैल्यूज़ में दिया गया है। तो 17 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी 1/21। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इफ़ सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 20, व्हाट इज़ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे आप लोगों ने कहना है कि स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बिलीव मी इट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी आ जाएगी तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस पैटर्न पे पीपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देखें आपको क्वेश्चन लाजमी नज़र आएंगे। ठीक है, तो अभी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10, यानी हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका सम जो है यानी इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 10 आता है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 नंबर का सम जो है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नंबर 1 x एंड लेट सेकंड नंबर जो है वो है y। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं यानी x + y तो वो हमारे पास आता है 10। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, क्योंकि उन्होंने कहा इफ़ सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 20, इन्हीं नंबर की जो प्रोडक्ट है वो क्या है 20। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी x और y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 20। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो हमने उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है, मतलब कि 1/x + 1/y जो है ये हमने सॉल्व करना है। अब सिंपल ये देखें इतनी सी इसकी इक्वेशन थी, हमने सॉल्व करना है जी रेसिप्रोकल के लिए, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x + 1/y। इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास xy। तो xy को जब आप x पे करेंगे डिवाइड तो हमारे पास बाकी सिंपल बचेगा y। एलसीएम लेना आता है ना तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। xy जो है फिर इसको जब हम y पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। उस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x ही आएगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें इस y + x को हम x + y लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं x/y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वैल्यू पुट करते हैं x + y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10 है, और x/y की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, 10 1s are 10, 10 2s are 20। तो हमारे पास जी इनके जो रेसिप्रोकल्स थे यानी इसी को हम सॉल्व करके एंड तक आए ना, तो इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है
कि अगर जो है सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो इक्वल है 40 के, ठीक है, और उनकी जो प्रोडक्ट जो है इनकी वो इक्वल है जी 120 के, तो आपने बताना है मुझे कि व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो ये आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताना है, ठीक है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल भी फाइंड कीजिएगा एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स भी फाइंड कीजिएगा। इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए सम भी फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है, दोनों के आंसर कमेंट करने हैं लाजमी। डिफरेंस जो है ना, इसमें आपने कर देना, हिंट दे देती हूँ, 1/x माइनस 1/y, ये डिफरेंस हो जाएगा, और 1/x प्लस 1/y ये आपके पास सम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो है सिंबल चेंज होगा, और ये आप लोगों का टास्क है। अगर आप लोग वाकई ही मैथ की सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में लाजमी बताया करें सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये हमारे पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और प्रोपोर्शन पे पूरा एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, तो अगर नहीं देखा तो वो लाजमी देखिएगा। फॉर 150 मैन 40 डेज़ फूड इज़ अवेलेबल, यानी 150 आदमियों के लिए खुराक जो है वो 40 दिन तक चल सकती है, ठीक है। फिर आफ्टर 16 डेज 16 दिनों बाद 30 आदमी जो है वो और ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने बताना है कि फ़ूड जो है वो कितने दिनों तक चलेगी। तो इसमें मैंने बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना, उसको हम लिखते हैं राइट पे, और दूसरी चीज़ को हम लिखते हैं जी लेफ़्ट पे। इसमें डेज़ हमने बताना है ना, विल लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज़, तो डेज़ हम लिखेंगे राइट पे। अब हम इनिशियली बात करते हैं, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैन जो है वो तो 2 टाइम हमें दिए गए, लेकिन डेज़ जो है वो 3 दफ़ा बात की कि 40 डेज़ है, फिर 16 डेज़ है, फिर हमने डेज़ बताने भी हैं। तो इसमें ना हमारे पास कंडीशन होती है, देखें इनिशियल कंडीशन जो है ना, इनिशियली वो बात कर रहे हैं कि 150 मैन जो है ना उनके लिए फ़ूड जो है 40 डेज़ के लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर 16 दिनों बाद 30 और आदमियों ने ज्वाइन किया, तो अब कितने दिन जो है खुराक निकालेगी। अब हमने बात करनी है इन 40 डेज़ के बाद। अब देखिए 16 दिनों बाद और आदमियों ने ज्वाइन किया है, जहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी, तो 40 में से 16 जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 24 डेज़। इसका मतलब है कि 150 मैन जो है वो खुराक को यूज़ करेंगे 24 डेज़ तक। तो 30 मैन जब और ज्वाइन करेंगे, यानी 150 पहले थे, 30 और ज्वाइन किए, तो ये हमारे पास क्या हो गए 180। तो इन अब खुराक कितने दिनों तक चलेगी, तो ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमने एरो अपवर्ड ही लगाना होता है जो फाइंड आउट करना है। और अब देखें यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन फाइंड आउट करना बताया था कि टाइम है और मैन जो है ये लेबर में आते हैं, तो इसका जो है रिलेशन वो हमेशा इन्वर्स होता है, आदमी ज़्यादा होंगे दिन कम होंगे, तो ये रिलेशन है, तो एरो जो है वो हमारा डाउनवर्ड लगेगा। तो वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे 150/180 इज़ इक्वल टू x/24। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 150 × 24 इज़ इक्वल टू 180x। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको 150 × 24 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखें 180x था ना, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो दोनों साइड्स पे हम 180 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 180। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है, 2 9s are 18 एंड 0, फिर 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कर लेते हैं जी 5 पे, 5 9s are 45, 5 3s are 15 एंड 0, 3 3s are 9, 3 10s are हमारे पास आ गया 30, फिर 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास आएगा 20। तो इसका मतलब है कि बाकी जो फूड है वो 20 दिन तक यूज़ हो सकती है, यानी 180 आदमी जो हैं वो उस खुराक को 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन असल में ना स्क्रीन छोटी होती है, तो इसको कैलकुलेशन यहाँ पे करने में बहुत इशू आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हमारे पास प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में से है। If 10 men can do a piece of work in 12 days, then what will be the time taken by 12 men to do the same piece of work, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, देन व्हाट विल बी द टाइम, टाइम हमने फाइंड आउट करना है यानी डेज़, और यहाँ पे मैन जो हैं वो दिए गए। 10 आदमी जो हैं वो काम को करते हैं 12 दिनों में,
देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 12 मैन जो हैं वो कितने दिनों में सेम काम करेंगे। अब इसमें देखें मैंने बताया था टाइम और मैन जो है लेबर में आते हैं। आदमी ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो कम दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि इन्वर्स रिलेशन होता है, इसका डाउनवर्ड एरो लगेगा। अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, एरो के जिस साइड पे हेड होता है उस साइड पे हम लिखते हैं 10/12 इज़ इक्वल टू x/12। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लें, 12 × 10 डिवाइड बाय 12 इज़ इक्वल टू x। कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। चले मैं स्टेप कंप्लीट करती हूँ। 12 × 10 इज़ इक्वल टू 12 × x। अब यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के हम इसे डिवाइड कर देंगे। 12 × 10 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू x। तो 12 1 ज़ार 12, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारे पास 10। तो ये आंसर रॉन्ग बोल हो गया था, सॉरी। स्लाइड्स बनाते हुए छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इग्नोर किया करें, ठीक है। तो 10 आदमी जो थे वो उस काम को 12 दिनों में कर रहे थे, तो 12 आदमी जो थे वो उस काम को 10 दिनों में कर लेंगे। तो 10 जो था इसका करेक्ट आंसर था। अब ये एरो जो है अगर आपको ऑन द स्पॉट भूल भी जाते हैं तो आप इसको ना, मैंने बताया था जिसमें 3 वैल्यूज़ दी होती है ना, उसकी ट्रिक भी है शॉर्ट। इसमें क्या करना होता है, पहली 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 12 × 10 डिवाइड बाय, और तीसरी जो वैल्यू होती है ना उस पर डिवाइड कर दें। 12 1 ज़ार 12, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो 3 वैल्यू वाले जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ना, ये ट्रिक सब के लिए ही यूज़ होती है। पहली 2 को मल्टीप्लाई करें और तीसरी पे डिवाइड कर दें। जैसे मैं कहूँ कि इफ़ 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 men टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। इसमें देखें इन दोनों के आप करें मल्टीप्लाई, 10 × 5 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 6। तो 50 को आप 6 पे डिवाइड कर दें, 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, तो ये हमारे पास बचा बाकी यहाँ पे 2। तो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 3 ज़ार 18, यानी 8.33 समथिंग बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना होता है 3 वैल्यूज़ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है हमारे पास, सॉरी 9 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ पर्सन डिपॉजिट्स 5000 इन फर्स्ट मंथ, यानी एक आदमी है वो 5000 पहले मंथ में डिपॉजिट करता है, यानी फर्स्ट मंथ में उसने किया जी डिपॉजिट 5000, ठीक है। इन द सेकेंड मंथ में वो करता है 10,000 डिपॉजिट, थर्ड मंथ में वो करता है 15,000 डिपॉजिट, ठीक है। तो हमने बताना है कि 9th मंथ में वो कितने करेगा। अब यहाँ पे देखें हर मंथ वो 5-5 हज़ार बढ़ाता जा रहा है, तो 4th मंथ में हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कितनी होगी, यहाँ पे 15 थी, 4 मंथ में 20,000 हो जाएगी, 5th मंथ में कितनी हो जाएगी 25,000, ठीक है। 6th मंथ में कितनी हो जाएगी उसकी 30,000, 7th मंथ में कितनी करेगा 35,000, और 8 मंथ में वो कितनी डिपॉजिट करेगा 40,000, एंड 9th मंथ में वो कितनी डिपॉजिट करेगा 45,000। तो ये जी 45,000 इसका करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे देखें सिंपली इसको करना चाहते हैं बहुत जल्दी से, तो आप देखें कि इसमें 5-5 का गैप आता है, ठीक है। यानी 5,000, फिर उसने अगले महीने 5,000 और बढ़ा दिए, 10,000 उसने जमा किए, उससे अगले मंथ उसने 5,000 और भरा, 15,000। तो इसमें आप सिंपल 5-5 का गैप है ना, तो 5-5 का गैप अगर 9 टाइम आए तो कितना बनेगा 45 बनेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम सिफर साथ ऐड कर देंगे। तो इस तरह भी आप सिंपल इसको कर सकते हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि वो कितने डिपॉजिट करेगा, यानी उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसके पास एट द एंड कितने पैसे जमा होंगे। अगर वो कहते हैं कितने पैसे जमा होंगे तो फिर हम सारी वैल्यूज़ को जमा करते हैं, ठीक है। सिंपल वो पूछा है कि कितने वो डिपॉजिट करेगा, यानी आप जो है आप पहले मंथ 10 रुपये जमा करते हैं, दूसरे मंथ आप 15 रुपये जमा करते हैं, ठीक है। तीसरे मंथ आप 20 रुपये जमा कर लेते हैं, चौथे मंथ आप इस तरह 25 कर लेते हैं। तो इस तरह की बात कर रहे हैं वो सिंपल यहाँ पे। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। आज मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी स्लाइड्स में।
अच्छा, ये है जी हमारे पास परसेंटेज का, और परसेंटेज पे भी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें। इसमें देखें वो कह रहे हैं कि इन एग्जामिनेशन 25% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, मैथ जो है इसमें 25% स्टूडेंट्स फेल हो गए। 20% फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट था उसमें 20% फेल हुए, और इन दोनों में यानी बहुत सब्जेक्ट्स में फेल हुए जो वो 5% थे। देखें एंड 5% फेल्ड इन बोथ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने हमें परसेंटेज बतानी है कि दोनों में पास कितने हुए। सिंपल इसका मेथड आपने क्या करना है कि पहले दोनों में आपने फेल रेशो देख लेनी कितनी है, 25 + 20, यानी लैदा से ये हमारे पास बन गया 45, यानी 45% जो है वो मैथ और इकोनॉमिक्स में फ़ेल है। आप दोनों में फ़ेल वो कह रहे थे कितने बनते हैं 5, तो 45 में से आप 5 जो है इसको माइनस कर देंगे, आएगा हमारे पास 40, यानी हमारे पास टोटल जो फेल परसेंटेज निकली है ना दोनों सब्जेक्ट की वो निकली है 40। ठीक है, यानी पहले लैदा से दी थी ना, तो अगर हम कंबाइन इनके निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 40%। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है उसका हमारे पास होता है 100% टोटल। तो अब देखिए 100% जो थे टोटल थे, तो 100 में से 40 आप कर दें माइनस, यानी 40% जो फेल हुए थे उसको आप माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 60%। तो इसका मतलब कि 60% स्टूडेंट जो थे वो इन दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे, जबकि 40% जो थे वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। अगर आपको समझ ना आया हो कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। इफ़ RS4 बिकम RS10 इन 50 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन हैं ना ये बहुत आते हैं PPSC में। इंशाल्लाह हम इसका बहुत जल्द चैप्टर भी करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 4 रुपये जो है ना वो 10 रुपये जो हैं वो बन जाते हैं 50 सालों बाद, तो इंटरेस्ट बताना है कितना है। अब इसमें देखें हमने सिंपल क्या करना है कि इसमें इंटरेस्ट वाला जो होता है ना क्वेश्चन, उसमें एक होती है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें 4 जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना हमारे पास वो थी प्रिंसिपल अमाउंट 4। ठीक है, और टाइम जो है वो हमारे पास जी कितना दिया हुआ है 50 ईयर्स, 50 ईयर्स। ठीक है, और अमाउंट जो है यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो किस में चेंज होगी 10 में, तो अमाउंट हम लेंगे यहाँ पे 10। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने बताना है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब इसमें देखें अगर उन्होंने हमें सिंपल पूछा होता ना कि आप सिंपल हमें इंटरेस्ट बताएं इस पे कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना उसको हम फाइंड आउट करते होते हैं A - P से, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। देखें सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितनी थी 10 थी, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 4 थी, तो ये हमारे पास आ जाता सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आता 6, बट वो पूछ रहे हैं कि देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना इसको हम डिनोट करते हैं RI से, और इसका फॉर्मूला होता है 100, यानी परसेंटेज जो हमने फाइंड आउट करनी है 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई T। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट जो अभी हमने फाइंड आउट किया सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा 6 डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 4 थी, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई टाइम कितना था 50 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको सिंपली कट कर लेते हैं। कल हम इसको करते हैं, देखें 4 1s are 4, 4 25s are 100। ठीक है, फिर यहाँ पे करें 25 1s are 25 एंड 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 50। ठीक है, ये 25 से कट किया, फिर 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 3%। तो ये जो है क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करने थे। यानी देखें अगर उन्होंने हमसे सिंपल पूछा होता ना कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताएं, इस स्टेटमेंट को भूल जाएं, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझें। अगर वो कहते हैं कि इफ़ RS4 बिकम RS10 इन 50 ईयर, तो आप हमें सिंपल इंटरेस्ट बता दें, तो हम क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो इक्वल होता है किसके
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट के, तो हम सिंपल इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते। बट वो कह रहे हैं कि आप हमें सिंपल इंटरेस्ट बताएं। तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा जो कि a माइनस पी की इक्वल है। फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे जो किसके इक्वल होता है जी 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास डिवाइड बाय हमारे पास आएगा जी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, देन आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है हमारे पास क्वेश्चन है जी इवेल्यूएट अंडर रूट 6084। बेसिकली ना स्लाइड्स बनाते हुए समटाइम मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारे पास है जी इस तरह से अंडर रूट हमने फाइंड आउट करना है 6084 का। अब इसमें सिंपल पैटर्न हमारे पास ये होता है, जितना सा टाइम होता है पेपर में हम क्या करते हैं कि ये जो है हम पहले 74 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो ये जो है इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है, फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना करेक्ट आंसर है। या हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन बी को, यानी इन चारों ऑप्शंस को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आपस में। तो जो हमारे पास इसके इक्वल आएगा वो हमारा जो है आंसर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी 78 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 78 से तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो अंडर रूट है वो 78 ये यानी 78 का अंडर रूट बनता है। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा कि हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। बेसिकली वो ट्रिक आपको थोड़ा सा ना याद करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप याद कर लेंगे उसको तो बिलीव मी आप जो है ना बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है वो ट्रिक जो है वो सिर्फ होगी परफेक्ट स्क्वायर के लिए, यानी ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मौजूद है 78। अगर हम 25 की बात करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5। अगर हम 36 की बात करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 6। और अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल 6 की, तो 6 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो है ट्रिक जो अभी मैं आपको लिखवाऊँगी सारी, वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगी। ठीक है, तो इम्परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर आएगा पेपर में नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आ जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर का तो उसकी ट्रिक मैं आपको नोट करवाऊँगी बाद में। तो फ़िलहाल अभी आप जो है ये वाली ट्रिक नोट कीजिएगा। अगर आपको इजी लगे तो आप कर लें याद, अगर ना इजी लगे तो देन आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले देखें परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ना आपको यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए आपने ये वाले यूनिट डिजिट याद करने हैं। ठीक है, 0 जो है इसका यूनिट डिजिट होगा 0, 1 जो है इसका यूनिट डिजिट होगा 1 एंड 9, 4 जो है इसके इसका भी जो है यूनिट डिजिट वो होगा 2 एंड 8, 5 का सिर्फ 5 होगा, 6 का होगा जी 4 एंड 6, 9 का होगा 3 एंड 7। बाकी सिंपल मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैंने स्क्वायर लिख दिए। अब आप सोच रहे होंगे ट्रिक हमने कैसे यूज़ करनी है, यूनिट डिजिट क्या है, तो ये आपको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी फिर आपको समझ आएगी। देखें 60 एंड 84 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसमें आपने क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है, बिल्कुल लास्ट वाला। वो क्या है, हमारे पास 4 है। अब 4 जो है ना इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे चेक करें, 4 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है एंड 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लें 4 जो है इसके यूनिट डिजिट 2 हैं, कौन कौन से, 2 एंड 8। ये हमने लिख लिया 2 एंड 8। 4 के 2 यूनिट डिजिट कौन कौन से, 2 एंड 8। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट पे आपने क्या करना है कि आपने 8 को भूल जाना है, आपने सिर्फ ये 60 देखें। 60 जो है ना आपने चेक करना है कि यहाँ पे जो हमने स्क्वायर लिखे हैं ये कहाँ पे आएगा, किन दो डिजिट्स के दरमियान 60 आता है। तो 60 जो है यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ रहा है जी 7 और 8 के स्क्वायर के दरमियान। ठीक है, यानी 7 7 ज़ार 49 होता है और 8 8 ज़ार 64 होता है, तो ये इन दोनों के दरमियान आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लें सिंपल 7 एंड 8, ये हमने लिख लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से छोटा डिजिट लेना है। 7 जो है ये स्मॉल डिजिट है हमारे पास, तो आप यहाँ पे 7 जो है इन दोनों यूनिट डिजिट के साथ ऐड कर दें। ये हो गया 72 एंड 78। अब आपने कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा, ये इसका काम बस हमारा यहाँ तक था।
अब आपने कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 72 या 78 जो है इन दोनों में से आंसर कौन सा है। तो सिंपल आप क्या करें, 7 को मल्टीप्लाई करें 8 से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 56, ठीक है 56 आ गया। अब 56 जो है इसको आपने चेक करना है। 56 जो है अगर तो 60 से बड़ा है तो 56 जो है ना इसको आप 60 से चेक करें। अब 60 जो है ना ये देखें 56 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो बड़े वाला जो होगा हमारे पास वैल्यू वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। मे बी आपने फ़र्स्ट टाइम ये ट्रिक की हो और आपको मुश्किल लगी हो, बट बिलीव मी मुश्किल नहीं है, मैं आपको अगेन बताती हूँ। देखें सबसे पहले आपने एंड पे लेना है क्या, 4 जो है इसको आपने कंसिडर करना है कि हमारा आखिरी डिजिट है। इसको आपने आपने क्या करना है, सॉरी, इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेना है। इसके 2 यूनिट डिजिट है हमारे पास, 2 है और 8 है। आपने यहाँ पे लिख लिया 2 और 8। फिर आपने 8 को भूल जाना है। आपने 60 जो है इसको स्केयर वाले हिस्से में चेक करना है कि ये किन 2 डिजिट के दरमियान आ रहा है। तो 60 जो है ये हमारे पास 7 और 8 के दरमियान में आता है, ठीक है। तो आपने 7 और 8 लिख दिए। अब इसमें से आपने हमेशा छोटा डिजिट चूज़ करना है और उसको इन यूनिट डिजिट के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। ये काम यहाँ तक था। अब हमने देखना क्या है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, 72 होगा या 78। तो ये जो हमने लिए थे ना, जहाँ पे हमने 60 चेक किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर तो ये 56 जो है 60 जो है ये 56 से छोटा होता तो हम छोटा डिजिट ले लेते। अब 60 जो है 56 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, बड़ा वाला डिजिट ले लिया। और यकीन करें देखें यही हमारा आंसर है। मैं इसी पैटर्न पे आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए इस कॉन्सेप्ट की। चलो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। 75 एंड 69 इसका हमने फाइंड आउट करना है जी स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, 9 है, 9 का आपने यूनिट डिजिट चेक कर लेना है। तो 9 के यूनिट डिजिट हमारे पास 2 हैं, 3 और 7। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 3 और 7। ये इसको आपने भूल जाना है 6 को। 75 चेक करें कि कौन से मतलब कहाँ पे आ रहा है हमारे पास टेबल्स में। तो 75 जो है ये हमारे पास आता है जी बिटवीन देखें 8 एंड 9, यानी 8 जो है 64 75 से कम है, लेकिन 81 जो है 75 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब 8 और 9 के स्क्वायर के इन बिटवीन जो है वो हमारे पास 75 आता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी 8 एंड 9। अब मैंने कहा था कि हमने हमेशा यहाँ से छोटा वाला डिजिट लेना है, तो छोटा डिजिट हमने यहाँ से लिया और उसको यहाँ यूनिट डिजिट के साथ ऐड कर दिया। इसका काम यहाँ तक था, एंड हो गया। अब हमें पता नहीं है कि 83 या 87 इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है। तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 9 को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 72। अब 72 जो है इसको हमने देखना है। 75 जो है 72 से बड़ा है, तो इसका मतलब 87 जो है ये हमारे पास क्या होगा, 70 इस जो वैल्यू है हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर 75 जो है यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है उससे छोटा होता तो फिर हम यहाँ से छोटी लेते। अब 75 जो है 72 से बड़ा है, तो इसका मतलब 87 जो है वो हम लेंगे यहाँ से बड़ी वैल्यू, और ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं मज़ीद एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं 3 डिजिट वाला, 2, 5 और 6, ठीक है। अब इसमें आप देखें 6 है, इसका यूनिट डिजिट चेक करें। 6 के 2 यूनिट डिजिट हैं 4 और 6, ये हमने लिख लिए जी 4 और 6, ये दोनों थे यूनिट डिजिट किसके, 6 के, ठीक है। 5 को आपने भूल जाना है। आपने देखना है कि 2 जो है वो कहाँ पे आता है इनके स्क्वायर्स में। तो 2 जो है ये हमारे पास 1 और 2 के स्क्वायर के दरमियान आ रहा है, ठीक है। यानी देखें 4 से छोटा है 2 और 1 से बड़ा है, तो 1 और 2 के स्क्वायर में क्या आ रहा है हमारे पास, ये 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना था, मैंने बताया था कि हमेशा हमने स्मॉल डिजिट लेना है। तो स्मॉल हमारे पास 1 है, तो ये हमने दोनों यूनिट डिजिट के साथ 1 लगा दिया। अब हमें पता नहीं है कि 14 या 16 आंसर कौन सा दोनों में से। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब देखें 2 को हमने यहाँ से चेक करना था ना कि ये वाली जो वैल्यू होगी रूट के अंदर जिसको हम देख रहे हैं वो इससे बड़ी होगी तो या छोटी होगी, तो हम आंसर फाइंड करेंगे। अब 2 और 2 ये तो दोनों हो गए इक्वल। तो जब इस तरह का कोई केस आ जाए जिसमें ये वैल्यू जिसको हम चेक करके आंसर फाइंड आउट करेंगे वो दोनों इक्वल आ जाए, तो तब हम हमेशा आंसर बड़े वाला ही लेंगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, 16 को मल्टीप्लाई करके देख लें 16 से, तो आपके पास आंसर जो है वो 256 आएगा।
उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। हम अगेन इस पर एक अलहदा से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम कोई 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक को लेके, ठीक है। और अगर समझ आ गई है तब भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए नई नई ट्रिक्स जो हैं वो लेके आऊँ, जिससे हमारा मैथ का जो फेयर है ना वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास फाइंड द रॉन्ग नंबर। तो इसमें हमने रॉन्ग नंबर बताना है। सीरीज़ है हमारे पास 5, 16, 6, 16, 7, 16 एंड 9। इसमें हम ना अपनी आसानी के लिए नंबर सीरीज़ जो है ना इसको बड़ी आसानी से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं ना तो हम इसको स्प्लिट कर लेते होते हैं 2 सीरीज़ में, ठीक है। एक देखें 5, 6, 7, 9, हम एक ये सीरीज़ बना लेते हैं, एक बना लेते हैं 16, 16 एंड 16, ठीक है। अब देखिए हम सीरीज़ अलहदा कर लेते हैं 5, 6, 7 एंड 9 और दूसरी सीरीज़ है हमारे पास 16, देन 16 एंड देन 16। अब ये इसको आप कैंसिल कर दें, आप आंसर इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें 5 है ना, उसके बाद क्या है 6 है, 7 है, तो इसका मतलब कि 7 यहाँ पे एक एक इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 5 + 1 6 + 1 7 + 1 यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब देखें 5, 6, 6, 7 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 8। तो इसका मतलब है कि नंबर 9 वाला जो डिजिट है वो हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये नंबर सीरीज़ जो है ना इसमें बहुत सारे मेथड हैं जो यूज़ होते हैं, यानी हर नंबर सीरीज़ जो है वो दूसरी से डिफरेंट होती है। तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी नंबर सीरीज़ का है। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़ 64, 48, 36 एंड 34, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं 64 है, 48 है, 40 है, 36 है एंड देन 34 है, ठीक है। हमने बताना है कि 34 के बाद क्या आएगा। इसमें ना अगर आप पैटर्न चेक करें तो 64 में से माइनस अगर हम करें 16 तो ये हमारे पास बनता है 48, ठीक है। फिर अगर हम 48 में से माइनस करें 8 तो ये हमारे पास आएगा 40, यानी ये वाला। और अगर हम फिर 40 में से माइनस कर दें 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 36। और अगर हम 36 में से माइनस कर दें 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। यानी देखें पैटर्न जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। पैटर्न हमारे पास इस तरह से चेंज हुआ है। बेसिकली इसमें हम अगर ऑपोजिट साइड यानी 34 से बैक साइड पे आएँ तो यहाँ पे देखें -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ -4, यहाँ पे क्या हुआ -8, यहाँ पे क्या हुआ जी हमारे पास -16। और अगर इस साइड पे जाएं तो 16 है, 16 का हाफ क्या था 8 था, 8 का हाफ क्या था 4 था, 4 का हाफ क्या था -2 था। और इसका मतलब कि 2 का जो हाफ है वो क्या होगा यहाँ पे -1। तो जब हम यहाँ से 34 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 33। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 33, ठीक है। इस तरह से आपने इसका पैटर्न चेक करना होता है कि जमा हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 7 + 56/100 इन डेसिमल फॉर्म। बेसिकली ये इस तरह से लिखा हुआ है 7 + 56/100। अब देखने में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें भी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले कर देते हैं 56 + 7, ये आता है 63 एंड देन इसको डिवाइड करते हैं 100 पे, जो कि एक गलत अप्रोच है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने सिंपल फार्मूला जिसको हम डी मैथ्स का नाम देते हैं ये मद्देनज़र रखना होता है। इसका मतलब होता है डिवीजन सबसे पहले आपने करनी होगी, फिर अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दी हुई है फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर एडिशन दिया हुआ है क्वेश्चन में फिर आप एडिशन करोगे एंड एंड पे सब्सट्रैक्ट करोगे। अब इसमें देखें कि 56 जो है ये 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स हमें पहले डिवीजन करनी है। तो 56 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा जी 0.56 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें 7 प्लस इसको डिवाइड करने से क्या आया हमारे पास 0.56। तो अब आप इसको जब प्लस करेंगे किस तरह से 7 लिखें, 7.00 लगाएं, पॉइंट के नीचे आपने हमेशा क्या करना है यहाँ पे देखें पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये आ गया 56। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7.56। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की।
नेक्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक रिमेन्स व्हेन 3/8 ऑफ केक हैज़ बीन ईटन। यानी केक जो है उसके कितने हिस्से रह गए हैं अगर 3/8 जो है वो खा लिया गया है। यानी एक केक है उसके 8 हिस्से हैं, ठीक है। 8 में से 3 हिस्से खा लिए, बाकी कितने बचे? तो सिंपल इज़ दैट के बाकी 5 हिस्से बचे। 5/8 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखें ना, 5 + 3 तो ये बना 8/8, ये टोटल था। इस टोटल में से 3/8 खा लिया तो बाकी 5/8 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ आई एम 6th ऑफ क्यू फ्रॉम आइदर एंड। यानी अगर मैं एक लाइन में हूँ और उस लाइन में मैं दोनों साइडों से अगर काउंट किया जाऊँ तो मैं 6 नंबर पे हूँ। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्यू। तो तब क्यू में कितने लोग होंगे, इसको हम ना इस तरह से करते हैं। देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर हम इस साइड से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन ये हमारे पास आ गया 6। यानी मैंने अगेन नहीं लिखा। अगेन क्यों नहीं लिखा? देखें वो कह रहे हैं कि मैं दोनों साइडों से अगर मुझे काउंट किया जाए तो मैं 6th वाली पोजीशन पे ही आता हूँ। यानी इस साइड से देखें आप काउंट कर लें तो ये 6ठी पोजीशन आ गई, इस साइड से काउंट करें तो ये क्या आ गई? 6ठी पोजीशन आ गई। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि उस जो लाइन है उसमें टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल आप काउंट कर लें 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग जो हैं वो उस क्यू में मौजूद हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक रिमेन्स व्हेन 3/8 ऑफ केक हैज़ बीन ईटन। यानी केक जो है उसके कितने हिस्से रह गए हैं अगर 3/8 जो है वो खा लिया गया है। यानी एक केक है उसके 8 हिस्से हैं, ठीक है। 8 में से 3 हिस्से खा लिए, बाकी कितने बचे? तो सिंपल इज़ दैट के बाकी 5 हिस्से बचे। 5/8 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखें ना, 5 + 3 तो ये बना 8/8, ये टोटल था। इस टोटल में से 3/8 खा लिया तो बाकी 5/8 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ आई एम 6th ऑफ क्यू फ्रॉम आइदर एंड। यानी अगर मैं एक लाइन में हूँ और उस लाइन में मैं दोनों साइडों से अगर काउंट किया जाऊँ तो मैं 6 नंबर पे हूँ। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्यू। तो तब क्यू में कितने लोग होंगे, इसको हम ना इस तरह से करते हैं। देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर हम इस साइड से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन ये हमारे पास आ गया 6। यानी मैंने अगेन नहीं लिखा। अगेन क्यों नहीं लिखा? देखें वो कह रहे हैं कि मैं दोनों साइडों से अगर मुझे काउंट किया जाए तो मैं 6th वाली पोजीशन पे ही आता हूँ। यानी इस साइड से देखें आप काउंट कर लें तो ये 6ठी पोजीशन आ गई, इस साइड से काउंट करें तो ये क्या आ गई? 6ठी पोजीशन आ गई। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि उस जो लाइन है उसमें टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल आप काउंट कर लें 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग जो हैं वो उस क्यू में मौजूद हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मैथ सीरीज़ अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग है और समझ भी आ रही है क्वेश्चन की, तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम करूं, आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट और हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो कमेंट लाजमी किया करें आप लोग। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर की, क्यूब रूट की और भी जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें कैलकुलेशन करते हुए थोड़े से मुश्किल लगते हैं, उनकी ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके ला सकूं, ठीक है। तो हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।